जहां उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ और जान का नुकसान होगा। तो अमेरिका और इजराइल पर ईरान जमकर पलटवार भी कर रहा है। ईरान ने कल रात भर इजरायली इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं। खुद इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने उसकी तरफ कई मिसाइलें दागी हैं। फ्रांस की प्रेस एजेंसी ने संवाददाताओं ने उधर इजराइल यरूशलेम में विस्फोटों की आवाज सुनी। हालांकि सेना ने बाद में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर यानी शेल्टर में रख दिया और उसके बाद वो बाहर निकालने की अनुमति भी दे दी। वहीं ईरान के हमलों में कतर में मौजूद अमेरिका की एक अहम मिसाइल चेतावनी प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की खबर भी सामने आई है। इसे इस क्षेत्र में अमेरिका का आंख भी कहा जाता था। करीब 1.1 अरब डॉलर की लागत वाला यह रडार सिस्टम जो है वो अमेरिकी सेना के मिसाइल रक्षा नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हमले से क्षेत्र में तैनात मिसाइल रक्षा तंत्र को बड़ा झटका लगा है और इससे संभावित मिसाइल हमलों का समय रहते पता लगाने की क्षमता कमजोर हो सकती है। अमेरिकी सैन्य ढांचे को इस नुकसान की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से भी हुई है। प्लेनेट लैब्स ने जो सैटेलाइट इमेज जारी की है उसमें अमेरिकी स्पेस फोर्स के AN/FPS 132 ब्लॉक 5 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार, जी हां, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम के आसपास क्षति और आग बुझाने की गतिविधियां दिखाई दी हैं। यह रडार सिस्टम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना द्वारा संचालित सबसे बड़ा मिसाइल चेतावनी रडार माना जाता है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के पास सैटेलाइट और अन्य रडार सहित वैश्विक सेंटर नेटवर्क मौजूद है, लेकिन AN/FPS 132 जैसे बड़े और स्थायी रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचने से क्षेत्रीय निगरानी में अंतर आ सकता है। ऐसे बड़े रडार सिस्टम को जल्दी बदलना या दोबारा स्थापित करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इससे कुछ समय के लिए मिसाइल निगरानी और ट्रैकिंग क्षमता कमजोर हो सकती है। आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े प्रमुख समुद्री मार्ग मौजूद हैं और ऐसे में इस रडार सिस्टम के बर्बाद होने से अमेरिकी रणनीति को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इधर एक और हमले में ईरान ने अमेरिका से बड़ा बदला ले लिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि ईरान ने खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से बड़ा हमला किया है। ये इस इलाके में एनर्जी इंडस्ट्री पर ईरान का सबसे नया हमला है और इस हमले के बाद तेल टैंकर पर आग लग गई। ये ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल का दावा है और इसके साथ साथ इस दावे की पुष्टि IRGC ने की है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोड ने सरकारी टेलीविजन पर दिए गए एक बयान में कहा है कि जहाज फारस की खाड़ी के उत्तर में एक मिसाइल से टकराया था और अभी उसमें आग लगी हुई है। हालांकि इस घटना की अभी अमेरिका की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है और चीनी जहाज के अलावा किसी को भी वहां से गुजरने की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। इससे पहले भी ईरान ने कई अन्य तेल टैंकरों पर भी हमला किया था। तो ईरानी युद्धपोत को इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर में मार गिराने की अमेरिकी हरकत का ईरान ने तगड़ा जवाब दे दिया है। आपको बता दूं कि इस मामले में मोदी सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है, क्योंकि ईरानी नौसैनिक भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के बाद ही लौट रहे थे। ईरानी जो युद्धपोत है ये विशाखापट्टनम आया था और भारत के बुलावे पे आया था। ऐसे में भारतीय मेहमानों पर हमला कर अमेरिका ने मोदी को ठेंगा दिखाया है और मोदी अब भी चुप हैं। इधर अमेरिका को अब उसके पूर्व सैनिक ही जवाब दे रहे हैं। खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति यानी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक सुनवाई के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के विरोध में एक पूर्व मरीन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान झड़प में एक अमेरिकी सांसद ने उसका हाथ तोड़ दिया, उस मरीन का हाथ तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायल प्रदर्शनकारी की पहचान ब्रायन मैकगिनेस
के रूप में की गई है, जो 2000 से 2004 तक यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में सर्जेंट रह चुके हैं। वीडियो में मैकगिनेस चिल्लाते हुए कहते सुने गए कि कोई भी सैनिक इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता, कोई भी सैनिक इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता। तो एक पूर्व सैनिक का यह बयान पश्चिम एशिया में जारी अमेरिकी सैन्य अभियानों को लेकर उनके विरोध को दर्शाता है दोस्तों। वहीं पाकिस्तान में भी अब अमेरिका का साथ देने वाले शहबाज शरीफ को चेतावनी मिल रही है। आज ही गिलगिट बाल्टिस्तान में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रमुख शिया धर्मगुरु शेख नफजी ने कहा है कि मैं इस सभा का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो भी अली उन वली उल्लाह का कलमा पढ़ता है, मेरी बात देश के हर कोने तक पहुंचा दो, पूरे पाकिस्तान को सुनने दो। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के चुनाव से पहले अगर आप ट्रंप के उस पीस बोर्ड से बाहर नहीं निकले जिसे यहूदियों और जायोनिज्म के नेतृत्व में बनाया गया है, तो पाकिस्तान की हर गली में, खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान में, आपको अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। यानी गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस, उससे पाकिस्तान पीछे हटे, ऐसी मांग अब पाकिस्तान में ही उठ रही है। तो कुल मिलाकर ट्रंप, नेतन्याहू, शहबाज शरीफ या नरेंद्र मोदी जैसे जितने भी नेता अपनी मनमर्जी अपने देश पर थोप रहे हैं, सबको तगड़े जवाब वहां मिल रहे हैं। चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो। वहीं यूरोप के देश अब जिस तरह ट्रंप से दूरी बना रहे हैं और साथ ही पोल भी खोल रहे हैं ट्रंप की, उससे भी इनकी खूब किरकिरी हो रही है। आज ही ब्रिटेन ने बताया है कि साइप्रस में उसके ठिकानों पर जो ड्रोन मारा गया था वो ईरान से लॉन्च नहीं हुआ था। तो ईरान की आड़ में कौन ऐसे षड्यंत्र कर रहा है, यह खुलासा भी अब हो रहा है। देखिए, साइप्रस में उसके ठिकाने पर जो ड्रोन मारा गया था वो ईरान से लॉन्च नहीं हुआ था। तो क्या ये इजराइल से लॉन्च हुआ था? यह सवाल बड़ा सवाल है। इधर आइए जरा भारत चलते हैं। भारत में, अपने देश में आज ईरानी दूतावास में अयतुल्ला अली खामनेई के लिए भारत सरकार का शोक संदेश लिखा गया। इस पर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजनीतिक दबाव या जनता को मनाकर हासिल की गई संवेदना कोई संवेदना नहीं होती। यह पाखंडी दिखावा है जिसका मकसद सुर्खियां बटोरना है। घटनाक्रम को समझें, यानी क्रोनोलॉजी को समझें। पहला फेज, फर्स्ट चरण 28 फरवरी से आज दोपहर 2 बजे तक सरकार ने अमेरिका और इजराइल की निंदा में एक शब्द भी नहीं कहा, न ही ईरान के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दूसरा फेज, दोपहर 2 बजे कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सरकार की नैतिक कायरता को उजागर करते हुए कहा कि यह चुप्पी इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। और तीसरा फेज कि भाजपा को अपनी पोल खुलते हुए महसूस हुई। और चौथा, नुकसान को कम करने के लिए उसने तुरंत नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा। अंधभक्तों को शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन भाजपा बेकाबू होकर इधर उधर भटक रही है, वो पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। वहीं एस जयशंकर, जी हां, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर ने भी एक ट्वीट में बताया है कि उनकी ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बात हुई है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, देखिए, had a telecommunication with Iranian foreign minister Sayyid Abbas Araghchi this afternoon। इन्होंने लिखा है कि यहां पर टेलीफोनिक बातचीत हुई है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से आज दोपहर में मुलाकात हुई है। तो ये बातें बता रही हैं कि अब मोदी सरकार को असलियत समझ आ रही है कि अमेरिका का साथ देने का हश्र क्या हो सकता है, और अब सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है। लेकिन क्या इससे मोदी सफल होंगे? और सबसे बड़ी बात कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान से हार रहे हैं? जी हां, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान से हार रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक दो खबरें यहां हिंदुस्तान की जरूर बताना चाहता हूं। चलेंगे ईरान की बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भारत में आज एक बड़ा उलटफेर बिहार में हो गया है।
जिसमें नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी नहीं है, मगर राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष का दावा सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को नहीं बख्शती है। हालांकि बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल खेलना बीजेपी के लिए क्या घातक होगा, इस पर भी चर्चा आगे हम करेंगे, समय रहेगा तो। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार हैं? क्या यहां हार मानने को तैयार हैं? ईरान ने दे दी बड़ी चेतावनी, क्या चेतावनी है? और इन सबके बीच ट्रंप जो है, वहां से जो खबरें आ रही हैं, वो पीछे हटने को अब तैयार हैं। आखिर कैसे तैयार हैं? कौन सा प्रेशर उनके ऊपर है जिस कारण ट्रंप पीछे हटने को तैयार हैं? चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी जो जोड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास ही आना चाहता हूं, क्या कुछ उधर चल रहा है अमलेंदु जी? ताजा तरीन खबरों के साथ जरा बताइए कि बहुत कुछ रख चुका हूं पूरे दिन भर के घटनाक्रम के साथ साथ, लेकिन अब आगे क्या चल रहा है? ये तस्वीर देख रहे हैं हम, ये तस्वीर आखिर लौट के बुद्धू घर को आए, ये कह सकते हैं, इस पर बात करेंगे, मगर और भी। देखिए राजीव जी, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो खबरें आ रही हैं उसके खबरों के मुताबिक जो है, अभी की खबर है कि रियाद में डिप्लोमेट्स को खतरे की वजह से सुरक्षित जगह पर रहने का आदेश दिया गया है और रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में एम्बेसी के डिप्लोमेट्स और स्टाफ को खतरे की वजह से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। और इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले लोगों ने ये कहा है, इससे ज्यादा उनके पास कोई जानकारी नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आई हैं राजीव जी। और सुपर हैवी खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो है उसको इजराइल की तरफ आज लॉन्च किया गया और ये मिसाइल जो है 1 टन का वारहेड है और कोड या हसन इब्न अली उस पर शांति हो। आज सुबह ये जो है वो ईरान ने इसको उस पर लॉन्च किया इजराइल के ऊपर, ये आया है। और खबर ये है कि राजीव जी, जो तेहरान ने जो अजरबैजान और कतर में यूएस के जो बेस हैं उन पर हमले किए और ईरान ने आगे धमकी दी है कि हिंद महासागर में ईरानी जंगी जहाजों पर टारपीडो करने का अमेरिका को बहुत बड़ा पछतावा होगा। और एक जो धार्मिक नेता है उन्होंने ट्रंप का जो है वो खून मांगा है और एक फतवा जारी किया है। इस बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटों में लेबनान में ईरान के सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप से जुड़े 80 टारगेट पर हमला किया और ईरान पर हमलों की एक लहर ने नई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ये दावा है इजराइल का। इधर नए हमलों में कुवैत के पास लंगर डाले एक टैंकर को बताया गया है कि उसके पोर्ट की तरफ एक बड़ा धमाका हुआ और वह पानी में डूब रहा था, जो खबर आपने भी दी है इसकी। और ये यूनाइटेड किंगडम मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस जो है इसके हवाले से इसको बताया गया है। जहाज के कैप्टन ने धमाके के बाद एक छोटी नाव को उस इलाके से निकलते देखा जो खाड़ी में कुवैत के मुबारक अल कबीर पोर्ट से 30 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 56 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में हुआ था। इधर यूके और इजराइल का युद्ध जो है ये लंबा चल सकता है। यूएस और इजराइल और ईरान का युद्ध, इसकी चेतावनी यूके के विदेश मंत्री ने दी है। यूके के विदेश मंत्री हामिश फाल्कनर, उन्होंने आज ब्रिटिश संसद को बताया कि स्थिति बदल रही है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि ये एक ऐसा संकट है ये जो कुछ दिनों का नहीं बल्कि हफ्तों शायद महीनों का है, ये साफ तौर पर कहा गया है। इधर ईरान ने दावा किया है कि आज तक यूएई पर 7 मिसाइलें और 131 ड्रोन जो हैं वो दागे गए हैं। और यूएई का कहना है कि ईरान ने आज उस पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से एक जो है वो देश के अंदर लगी है। तो ये यूएई का कहना है। उसका ये कहना है कि उसने कई जो मिसाइल थी उनको इंटरसेप्ट कर लिया, ये यूएई का कहना है। कुल मिलाकर ईरान ने यूएई पर 196 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिनमें से 181 को इंटरसेप्ट करने का दावा जो है वो यूएई ने किया है। अभी कितनी हुई है ये पता नहीं, क्या है पता नहीं। इधर ईरानी मिलिट्री का कहना है कि उसके लड़ाकू ड्रोन ने कुवैत में यूएस की साइट जो है उस पर हमला किया है अभी थोड़ी देर पहले। ये ईरानी मिलिट्री का दावा है। और जो सेना का जो है बयान दिखाया जा रहा है स्टेट टीवी पर, और उसमें आर्म्ड फोर्स की नेवी की ड्रोन यूनिट्स को जो है लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल करके कुवैत में यूएस फोर्स के कैंप उदैरी साइट को निशाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है। इधर एक बड़ी खबर ये और भी है कि ईरान अब जिन मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहा है वो बिना लॉन्चिंग पैड के ही इस्तेमाल कर रहा है।
तो ये जी। बड़ा अजूबा जो है वो करके ईरान दिखा रहा है कि बिना लॉन्चिंग पैड के मिसाइल जो है वो लॉन्च की जा रही है और सीधे सीधे रेत वाली जगहों से वो लॉन्च की जा रही है। इधर ईरानी संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिबफ, उन्होंने बहुत तगड़ा एक कमेंट किया है। उनका कहना है कि क्या यूएस के कमांडर ईरान के बढ़ते असरदार और सटीक हमलों और उनसे हुए दर्दनाक नुकसान की रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या यूएस सांसदों से कहा गया है कि उनके पास बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन मीडिया में मार्केट को कंट्रोल करने के लिए झांसा दे रहे हैं? और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमलावर को सजा नहीं मिल जाती। इधर जो आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ है उन्होंने घोषणा की है कि ईरान सभी देशों, खासकर मुस्लिम और पड़ोसी देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान करते हुए अपनी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान की और किसी भी ड्रोन के लॉन्च से इनकार करता है। और ये गैर कानूनी इजरायली सरकार की ऐसी हरकतें जिसका मकसद जो है अलग अलग तरीकों से मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते खराब करना है, जो पहले कभी नहीं हुआ। और उनका ये दावा है कि ये काम जो किया गया है, ये काम मुस्लिम देशों के साथ संबंध खराब करने के लिए किया गया है। तो ये राजीव जी इस समय की कुछ बड़ी खबरें जो है फिलहाल इस समय आ रही हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। आज दिन में इजराइल के इसके ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बहुत तगड़ी जो थी वो चेतावनी एक तरीके से अमेरिका और ट्रंप को दी। और वो जो घटना हुई, जो तारपीड़ों का इस्तेमाल करके 80 सैनिक जो थे वो मार दिए, जो भारत में आया था, उस पे उन्होंने कहा है अब्बास अरागची ने साफ तौर पर कि आप यूएस अच्छे तरीके से समझ लें कि आपने जो मिसाल कायम की है ये आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत परेशानी पैदा करने वाली होगी। यानी साफ तौर पर कहा है कि हम जो हैं वो अब इसी तरीके से हम भी हमले करेंगे। और उनका ये ट्वीट आने के बाद ही जो टैंकर था यूएस का, उस पर राजीव जी फिर हमला किया गया। तो यानी अब ईरान ने बता दिया है कि आपने हमारे एक ऐसे जहाज पर हमला किया जो कि एक भारत जो था वो गया हुआ था और एक दोस्ताना उस पर गया हुआ था, आपने उस पर हमला किया और आपने उसकी जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन हम जो है इसका बदला आपसे लेंगे और ये करना शुरू कर देंगे। इधर जो इस्माइल बाकई हैं उन्होंने एक और बयान जारी किया है और उनका कहना है राजीव जी कि यूएस और इजराइल जो हैं जो हमले कर रहे हैं वो हमले सीधे सीधे जो नागरिक क्षेत्र हैं उन पर हमले कर रहे हैं, ये यूएस और इजराइल, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जान माल की हानि हो, ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम जो हमले कर रहे हैं वो हम जो उनके मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस हैं, उन पर हम हमले कर रहे हैं और ये इससे घबराए हुए हैं। तो ये हमारे नागरिक क्षेत्रों को हम निशाना बना रहे हैं। इधर ट्रंप और राजीव जी लगता है हथियार डाल चुके हैं और शायद बैक फुट पर आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो ईरान के कुर्द हैं अगर वो फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ते हैं तो हम पीछे से मदद करेंगे। अभी तक तो कह रहे थे कि हम अपनी सेना उतार देंगे, अब कह रहे हैं कि अगर कुर्द लड़ाके जो हैं ईरान के वो अगर आगे आते हैं तो हम उनको पीछे से सपोर्ट करेंगे। तो भाई ईरान के कुर्द हो या यहूदी हो, वो क्यों जो है आपके लिए आएंगे आपके कहने के लिए? इसका आखिर उनको क्या लाभ होगा? तो ये राजीव जी सवाल उठाया। इसका मतलब ये स्वीकार किया जा सकता है कि ट्रंप साहब जो है वो हार मानने की तरफ बढ़ चुके हैं। इधर एक और बड़ी बात हुई राजीव जी, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, उन्होंने जो सीबीएस न्यूज़ है यूएस का, उसके साथ एक साक्षात्कार में ये कहा कि इजराइल जो है वो ना तो अमेरिका को गाइड करता है और ना इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में खींचा है। यानी जो अब तक चल रहा था कि नेतन्याहू खींच कर लाए हैं, अब इजराइल भी इससे पल्ला झाड़ना शुरू कर चुका है और उनका कहना है कि ये तो ट्रंप साहब का फैसला है। तो ये एक बड़ी खबर राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है। और इस बीच एक खबर और आ गई है, एक बहुत बड़ी खबर एक और आ गई है। वो खबर है सीधे रूस से। रूस के विदेश मंत्री, जी हां, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज साफ साफ पहली बार सर्गेई लावरोव ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया मोड़ इनके बयान से आ गया है। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल, अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता से पीड़ित सभी देश हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। देखिए, इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता से पीड़ित सभी देश हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। और इसके आगे उन्होंने कहा कि जो कहा है वो अमेरिका को शायद बेचैन कर सकता है। वो कहा है उन्होंने कि सीधे सीधे कह दिया है कि हम अन्य
शांति प्रिय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे कि ताकि इस ऑपरेशन को पूरी तरह असंभव बना सके, ये कहा गया। नजर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़ गए हैं। सीधे आपके पास आता हूं। रिजवी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कल भी आप जुड़े थे और बहुत सारी जानकारियां आपने दी थी। जरा आपसे समझना चाहता हूं रिजवी साहब कि आज के हालात और कल शाम को जब आपके साथ हम जुड़कर ईरान के का सूरत हाल समझ रहे थे, तब इधर हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में जो कुछ हुआ, ईरान का जो बयान IRGC का और दूसरे सोर्सेस का जो बयान है, 130 लोग उस पे सवार थे, जिसमें मैक्सिमम को बचाने की कोशिश हुई है। फिर भी 80 से ज्यादा लोग यहां लापता हैं या उनके मौत की खबर आ रही है। इस पर क्या रिएक्शन है ईरान में इस युद्धपोत को, क्योंकि वो हिंद महासागर में सीधे मरीन से और उसको टॉर्पीडो किया गया, इस पर क्या रिएक्शन है, पहली खबर। दूसरी बात यहां पे इसके साथ साथ कि आज 2-3 चौंकाने वाली बातें हुई हैं, उसको भी आपके साथ साथ लेके थोड़ा चाहूंगा रिजवी साहब का नाम भी चेंज कर लें। और दूसरी यहां महत्वपूर्ण बात रिजवी साहब ये है कि जो ब्रिटेन ने कहा है साइप्रस को लेके कि वहां ईरान का ड्रोन नहीं गिराए थे, मिसाइल नहीं थे, वो किसी और देश का है, वो उस पर क्या जानकारी है। ऐसे ही सऊदी अरब का कहना है कि उनके तेल रिफाइनरी पर जो हमले हुए वो ईरान ने नहीं किया है, और आज मुसाद के 2 जासूस वहां सऊदी अरब ने पकड़े हैं। इन सब की क्या प्रतिक्रिया, इन सब के पीछे की कहानी क्या है, आपसे बेहतर और कौन बताएगा, आप चूंकि सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को आदाब अर्ज करते हैं। तो जैसे कि आपने खुद ही बताया कि कल जो शाम हादसा हुआ हिंद महासागर में, एक ईरानी जहाज की जो इंडियन नेवी के साथ एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करके वापस आ रहा था, और जो किसी भी तरीके से किसी मिलिट्री एक्शन का पार्ट नहीं था, किसी भी युद्ध का वो हिस्सा नहीं था, वो वापस ईरान की तरफ आ रहा था, उसको बहुत ही कायरता के साथ, उसको बहुत ही शेमलेसनेस के साथ जो है अमेरिका सबमरीन में उसको निशाना बनाया। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये आसान टारगेट ढूंढते हैं। जब आपने हमारे यहाँ भी देखा है कि जब इंसान जो है अपने बराबर वालों से नहीं लड़ पाता है, जब उसकी ताकत कम होने लगती है, जब वो मर्दों का सामना नहीं कर पाता, मर्दानगी के साथ सामना नहीं कर पाता, तो फिर वो छुप के हमला करना शुरू करता है। इसी तरह से इन्होंने जंग की शुरुआत जो है वो छोटी बच्चियों के स्कूल पे हमले से शुरू की। इसी तरह से इन्होंने एक और कायरता का यहाँ पे सबूत दिया है कि हम मर्दों से नहीं लड़ सकते, तो हम छुप के ऐसे अफराद को निशाना बनाएंगे कि जो जंग का हिस्सा नहीं है। वो एक नेवी प्रोग्राम से वापस आ रहा था इंडिया से, समझ लीजिए एक मेहमान था वो हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान से वहां पे एक एक्सरसाइज करके वापस आ रहा था। किसी भी तरह का वहां पे मिलिट्री एडवेंचर वो शिप नहीं कर रहा था। लेकिन अमेरिका की ये पुरानी आदत है, आप जानते हैं कई सालों पहले इन्होंने इंडियन ये पर्शियन गल्फ में एक ईरानी एयरप्लेन को इन्होंने इसी तरह से निशाना बनाया था जहां पे मासूम लोगों की जान गई थी। तो ये एक ऐसे खबीस टाइप के लोग हैं, ऐसे एप्स्टीन क्लास, क्योंकि इनका काम क्या है कि इंसानियत के खिलाफ वाला काम करना है, कि जहां पे भी ज्यादा से ज्यादा बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा सके, जहां जहां भी इंसानियत को शर्मसार किया जा सके, वहां वहां अमेरिका और इजराइल के आपको पैर दिखाई पड़ेंगे। तो जब इनको हर तरफ से मार पड़ रही है, जब इनके सारे एयरबेसेस पे अच्छे से ईरान जो है अटैक कर रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है, ये रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो इनके पास यही चाह रहा है कि जहां पे भी आसान टारगेट इनको मिलता है वो वहां पे आके अपनी खबासत को दिखाते हैं, वो अपनी क्रूरता दिखाते हैं, अपनी बेदर्दी को दिखाते हैं। इसी के साथ साथ आपने खुद जो दूसरी बात कही कि मुख्तलिफ जगह पे, डिफरेंट लोकेशन पे, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दूसरी जगह पे हो, अभी आज भी देखें अजरबैजान पे कुछ ड्रोन्स गिरे हैं कि जिसको पहले आके अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो ईरान ने अटैक किया है, और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो अटैक किसने किया है, कि जिसको हम फॉल्स फ्लैग कहते हैं। तो अमेरिका, इजराइल इतना ज्यादा घबरा चुके हैं जिस तरीके से उनको मार पड़ रही है, जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, तो अब वो चाहते हैं किसी तरीके से दूसरों लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए। वो चाहते हैं कि इस युद्ध में जो है ईरान बनाम सऊदी अरब कर दिया जाए, इस युद्ध में ईरान बनाम टर्की कर दिया जाए, इस युद्ध में ईरान बनाम अजरबैजान कर दिया जाए। मुख्तलिफ मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि वो इनका पूरा एक नैरेटिव सेट है कि पीछे जब ये सऊदी अरब से अगर कोई किसी तरह की टकराव होता है तो वो शिया सुन्नी जंग का इसको रूप दे सकते हैं। तो क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा है, इनके राडार्स फेल हो रहे हैं, इनके एयरबेसेस पे मार पड़ रही है, ये इजराइल में जो वो जा रहे हैं मिसाइल्स जा रही है उनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो अब ये बहुत ही जो तुच्छ जो तरीके होते हैं जंग लड़ने के, उस तरीके पे आ गए हैं कि किसी तरीके से दूसरे मुल्कों को
इन्वॉल्व कर ले और इसको शिया सुन्नी और एक मुसलमानों की आपस की जंग का रूप देते हैं, जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर से बिल्कुल क्लियरली अपना स्टैंड बताया है कि हम किसी भी मुसलमान जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान, किसी भी पड़ोसी मुल्क पे हम अटैक नहीं करने वाले हैं। हमने जितने भी कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, जहां पे भी अटैक किया है वहां पे हमने यूएस के बेसिस पे अटैक किया है, किसी भी मुल्क पे अटैक नहीं किया है और हम आगे भी ऐसा नहीं करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि यहाँ पे जब भी कोई अटैक होता है, तकरीबन 20 वेव्स अब तक जो है इजराइल और मुख्तलिफ एयर बेसिस पे अटैक की 20 मुख्तलिफ वेव्स चल चुकी हैं और हर वेव के बाद स्पोक पर्सन आता है आईआरजीसी का और बताता है कि हमने कहां कहां पे टारगेट किया है। तो अगर उनको टारगेट करना होगा, अगर उनको आरामको पे टारगेट करना होगा, उनको अजरबैजान पे टारगेट करना होगा, तो वो मर्दों की तरह आगे बताएंगे कि हमने टारगेट किया है। ये छुप के पीछे से फॉल्स अटैक करना, ये हमेशा से अमेरिका और इजराइल जैसे लोगों कंट्रीज का काम है कि वो फॉल्स क्लेम्स करते हैं और उसके बाद दूसरों के ऊपर उसका आरोप डाल देते हैं ताकि दुनिया जो है समझे कि किसी और ने अटैक किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि आईआरजीसी का स्पोर्ट पर्सन आते हैं और बताते हैं कि हमने अब जो ये वेव चलाई है, इस वेव ने हमने कहां कहां पे टारगेट किया। अगर उन्होंने बहरीन पे टारगेट किया है तो वो बताते हैं, कुवैत पे टारगेट किया है तो वो बताते हैं, और कोई भी यहाँ पे छुपाने वाली बात इनकी साइड से नहीं रहती है। तो जितने भी ये आपने बताए हैं, साइप्रस का अटैक जिसको आज ब्रिटेन ने कबूल किया, या सऊदी अरब में जासूस पकड़े गए मोसाद के, इससे वाज़ेह है कि ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, इस तरह की फॉल्स फ्लैग बनाते रहेंगे और मासूम लोगों का खून बहाएंगे और ये ऐलान करेंगे कि मसलन ईरान की मिसाइल से ये जो है अटैक हुआ है, ताकि एक वर्ल्ड ओपिनियन बनाया जाए कि ईरान जो है वो एयर बेसिस के साथ साथ सिविलियन टारगेट्स पे भी अटैक कर रहा है, जबकि आप अभी तक 4-5 दिन की जंग में ईरान ने एक भी सिविलियन टारगेट पे अटैक नहीं किया है। इसके मुकाबले में इजराइल और अमेरिका भरपूर तरीके से जहां इनको मौका मिल रहा है हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं, स्कूल्स पे अटैक कर रहे हैं और बहुत सारे सिविलियन टारगेट्स पे अटैक कर रहे हैं, जिसकी ताजा मिसाल जो है अभी जो श्रीलंका के पास जो ईरानी शिप पे इन्होंने अटैक किया है कि जो कोई किसी भी तरीके से एक मिलिट्री टारगेट नहीं था, उस पर अटैक किया कि जिसमें 80 से 85 लोगों के शहीद होने की खबर है। जी, अभी तक कहा जा रहा है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से ये खबर आई कि लगभग 1250 हताहत हुए हैं जिनकी जान गई है इस हमले में ईरान के, ये सही है? जी, इतनी ही तादाद है कि 1000 से ज्यादा अफराद जो है यहाँ पे इजराइल और अमेरिका के हमले में शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, कि जिसमें एक बड़ी तादाद, अक्सर तादाद जो है वो सिविलियंस की ही है, बच्चों की है, औरतों की है, क्योंकि अटैक जो हो रहे हैं वो मिलिट्री टारगेट तक सीमित नहीं है। कल जो कुंभ में भी अटैक हुआ था और परसों जो कुंभ में अटैक हुआ था उसमें भी 6 लोग जो शहीद हुए हैं वो सब सिविलियंस ही हैं। तो मुख्तलिफ टारगेट से जब मिलिट्री टारगेट्स पे अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाते हैं तो सिविलियन अटैक करते हैं ताकि मरने वालों की तादाद ज्यादा दिखाई देती है। जी, ये बताइए कि ओवरऑल ईरान में अब आज चूंकि 6ठा दिन है, वहां की आवाम के अंदर क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? चूंकि आप वहां हैं इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा, और अमेरिका को लेकर क्या? जी देखिए, मैंने आपसे कल भी बात कही थी और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, हर दिन नेक्स्ट दिन से, मैं रात में जाता हूं, मैंने बताया वो जो रैलियां होती हैं इंतकाम के सपोर्ट में और अपने सिस्टम के सपोर्ट में, निजाम के सपोर्ट में, जमहूरियत इस्लामी के सपोर्ट में, हर रात पिछली रात से ज्यादा वहां पे पब्लिक रहती है, ज्यादा जोश रहता है, ज्यादा लंबे वक्त तक लोग रहते हैं। कल रात में तकरीबन 11 बजे के बाद जब घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि बाकायदा कार्स का जो होता है कारवां निकला हुआ है, बाइक्स का कारवां निकला हुआ है, लोग झंडे लिए हुए हैं, ईरान का परचम उनके हाथ में है और रहबर मौजम की तस्वीरें उनके हाथ में है और वो मुख्तलिफ तरीके से जो तराने होते हैं, कौमी तराने, उनको चला रहे हैं और सबके कहीं से भी मसलन कोई थकावट का एहसास नहीं है, कहीं से डर का एहसास नहीं है। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा जोश और जज्बे के साथ लोग वहां मौजूद रहते हैं और एक बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। धीरे धीरे जो है तादाद बढ़ती जा रही है। मैंने कल भी आपसे बताया था कि अगर आपने वीडियोस देखे हो अरबाइन के, कि जहां पे करोड़ों लोग जमा होते हैं इमाम हुसैन का चहलुम बनाने के लिए, तो हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे एक छोटा छोटा अरबाइन जैसा सिनेरियो ईरानियों ने क्रिएट कर दिया है। कुछ कुंभ के अंदर, मैं कुंभ में रहता हूँ, तकरीबन 7 बड़े बड़े चौराहे पे हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। वहां पे मजलिस भी होती है, वहां मातम भी होता है, फिर वहां कौमी तराने भी चलते हैं, वहां पे जोश की बातें भी होती हैं और फिर एक पुराना जो इनका नारा है जो 40 साल से यहाँ ईरान में लगाया जा रहा है, वो मशहूर नारा मर्ग बर इजराइल, मर्ग बर अमेरिका, यानी इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। और किसी भी तरह की यहाँ पे डर और दहशत और थकावट का एहसास नहीं है, बल्कि
जोश और जज्बे के साथ वो पूरी तरीके से अपने इस सिस्टम के सपोर्ट में, अपनी आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में रोज रात में आ रहे हैं कि जैसा आप खुद इन वीडियोस में देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई थकावट का एहसास नहीं है। पब्लिक पूरी तरीके से इस जंग के साथ है। वो चाहती है कि ये जंग अमेरिका और इजराइल की रुसवाई के साथ और अमेरिका के इस पूरे रीजन से बाहर निकलने के साथ ही रुके। आप कुंभ में हैं और पिछले दिनों खबर आई वहां पर भी मिसाइलें गिरी हैं, क्या ये सही है? दूसरा सवाल इसके साथ ही, तेहरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल। ताबड़तोड़, ये जो ताबड़तोड़ शब्द है, जरा ये बताइए कि कितने हमले हुए हैं? क्या तेहरान के ऊपर सचमुच ऐसा है कि बहुत हमले हो रहे हैं? और तीसरा, इसके साथ साथ क्या इसमें कोई भारतीय भी, इंडियन भी हताहत हुआ है? ऐसी कोई खबर है? परसों, जहां तक याद मुझे, परसों जो है वो मजलिस-ए-खुबरगान जो एक्सपर्ट काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स का ऑफिस है, और वो पुराना एक ऑफिस है कि जो यूज नहीं हो रहा है, उस पे इजराइल ने अटैक किया था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। वह कुछ भी नामो निशान बिल्डिंग का नहीं बचा। उसमें 6 लोग जो है वो मारे गए थे, शहीद हुए थे। और उसके बाद तेहरान में, क्योंकि तेहरान सबसे बड़ा यहाँ कैपिटल सिटी भी है और सबसे बड़ा शहर है, तो सबसे ज्यादा जो हमले हो रहे हैं वो तेहरान में ही हो रहे हैं, और वहां पे सबसे ज्यादा लोग शहीद भी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग मारे भी जा रहे हैं। वहां पे सिविलियन टारगेट्स पे भी, मिलिट्री टारगेट्स पे भी, ज्यादातर सिविलियन टारगेट्स पे जो है हॉस्पिटल्स के ऊपर, जिसमें से एक हॉस्पिटल महात्मा गांधी के नाम का हॉस्पिटल था, गांधी हॉस्पिटल, उस पर भी अटैक किया गया, वलीहस हॉस्पिटल पर अटैक किया गया। तो तेहरान पे अटैक्स हो रहे हैं और बड़ी तादाद में हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वहां पे मसलन पब्लिक, जो कि कुंभ क्योंकि छोटा शहर है, यहाँ पे 14-15 लाख की आबादी है। तेहरान सबसे बड़ा शहर है, वहां पे तकरीबन मिलियंस में, कई मतलब 30-40 लाख की आबादी है, बल्कि और ज्यादा आबादी है वहां पे। तो वहां पे जो इज्तिमा हो रहे हैं, वहां पे जो रैलियां हो रही हैं, इस तरह की जो आपके वीडियोस में दिख रही है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है, और उनमें जो लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आप इसको समझे कि जब अटैक होता है और फिर उसमें अगर कोई रैली हो रही हो तो एक नया जोश रहता है। जब बम गिरता है, जब फाइटर जेट दिखाई पड़ता है, तो ज्यादा जोश और जज्बे के साथ वहां पे लोग दिखाई पड़ते हैं और प्रेजेंट रहते हैं इन रैलियों में। अभी तक किसी भी इंडियन की जो हताहत होने की कोई भी खबर यहाँ पे नहीं है, कम से कम मेरे पास नहीं है। ना तेहरान में, ना कुंभ में किसी भी इंडियन को कोई खतरा नहीं आया है या वो कोई घायल नहीं हुआ है। तेहरान में एक तादाद में जो इंडियन स्टूडेंट्स रहते थे, उनसे कहा गया था कि आप तेहरान छोड़ के, जो है इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी थी कि आप कोशिश करें कि तेहरान से बाहर चल जाए, और क्योंकि कुंभ सबसे नजदीक है तेहरान से, तो एक तादाद में स्टूडेंट्स जो है वहां के, और वो जो है वो कुंभ में आए हैं, कुंभ में रह रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी इंडियन के किसी भी तरह से हताहत होने की कोई खबर नहीं है यहाँ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए रिजवी साहब कि जो अभी से पिछले साल जो 12 दिनों की जंग चली थी, जिसमें अमेरिका ने ये दावा किया था कि हमने ईरान के सारे जो परमाणु कार्यक्रम वाले जो सेंटर हैं उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर से उस परमाणु सेंटर की बात इस बार होने लगी और उसके बाद फिर ये हमला हुआ है। उस पर अभी क्या है? क्योंकि ईरान की तरफ से ये खबर आई, IAEA को बताया गया कि कहीं कोई वहां पर लीकेज की खबर आ रही है, नातांज में खासकर। क्या ऐसी कोई खबर है कि किसी परमाणु कार्यक्रम वाले ठिकाने पर भी हमला हुआ है और वहां कोई लीकेज है? ऐसी खबर है ईरान में? देखिए, ये ट्रम्प जो है, ये मैं एक फारसी की मसल आपको बोलूंगा, मुहावरा, फिर उसको उर्दू तर्जमा भी करूंगा हिंदी में, कि कहते हैं शुतुरदर ख्वाब बीनत पंबे दाने, और इसको अगर हिंदी में तर्जुमा करें तो कहेंगे कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। तो ट्रम्प जो है, जब पिछली बार जब 12 दिन की जब जंग हुई, तो ट्रम्प ने तकरीबन 28 या 29 बार ट्वीट किया अलग अलग मौकों पे, ये कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल नीस्त नाबूद कर दिया। और उसके बाद फिर 6 महीने बाद, 8 महीने, 10 महीने बाद फिर आपने जो जंग शुरू की है, उसका बेस आपने बनाया है कि न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है ईरान। तो पहले खुद डिसाइड करिए कि आपकी मेंटल स्थिति किस तरह की है, कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है? अगर खत्म हो गया है तो फिर आपने दोबारा ये जंग उसी चीज पे क्यों शुरू की है? तो हकीकत यह है कि पिछली बार भी इन्होंने जो है ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पहाड़ों के ऊपर इन्होंने जो है बम बरसाए और फिर चले गए और ये कहा कि हमने ईरान के सारे प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम न उस वक्त खत्म हुआ था, न इस वक्त खत्म हुआ है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर जो प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो इतने नीचे हैं और वो पहाड़ों के नीचे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी इनका
जो जंगी जहाज है, कोई भी तरह का जो मिसाइल है या बम है, वो वहां तक नहीं पहुंचता है। बहुत बहुत क्या होता है कि उसके एंट्रेंस को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे भी जो खबर आ रही है नतंज वाली, ऐसी कोई खबर अभी यहाँ पे ईरानी मीडिया में नहीं है, खासतौर से लीकेज की कोई खबर नहीं है, क्योंकि अगर लीकेज होता तो सबसे पहले यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की जो सरकार है, उसके लिए अपने नागरिकों की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य रहता है। वो पूरी तरह से इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, बताते हैं, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसी एडवाइजरी जारी हो चुकी होती, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी एडवाइजरी, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो जाहिरन वो फिर वही बात है कि जैसे पिछली बार इन्होंने 12 रोज की जो जंग थी उसमें पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया था, फिर ये जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्टेट वो जो उनके बेसेस है उनको खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी पक्की और सही खबर जो है यहाँ पे ऐसी नहीं पाई जाती। जी, इस बीच लेकिन एक बात बताइए, गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशन को लेकर क्या कुछ चल रहा है ईरान में? क्योंकि लगातार अब ये अलग बात है कि चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो इधर रियाद हो यानी सऊदी अरब हो, इन सब से जो खबरें आ रही हैं वो साजिश की खबर आ रही है कि ईरान के खिलाफ साजिश रची गई है। अगर सीधे शब्दों में कहें, अजरबैजान की बात भी आप बता ही रहे हैं, वहाँ पर भी 2 ड्रोन गिरे हैं और उसको लेकर ईरानी एम्बेसी में उनके एम्बेसडर को बुलाया गया है, समन भेजा गया है। तो लेकिन एक पिक्चर दूसरी है, तस्वीर दूसरी है। यहां पर जरा गल्फ कंट्रीज को लेकर ईरान के अंदर क्या हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए? पड़ोसियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, क्या वो अमेरिका के ऊपर हमले हो रहे हैं? ये मैसेज देने की कोशिश है। क्या आपसी बातचीत भी चल रही है विदेश मंत्रालय की या दूसरे मंत्रालयों की इन देशों के साथ? ऐसी कोई जानकारी कि ताकि आपस में तालमेल बैठाया जा सके? देखिए, जितने भी हमले ईरान ने किए हैं, कुवैत पे, बहरैन पे, कतर पे या यूएई पे, जैसे अमारात कहते हैं यहाँ पे, दुबई और अबू धाबी पे, जहां जहां भी इन्होंने हमला किया है, वहां पे इन्होंने ऐलान किया है कि हमने बहरैन पे हमला किया, हमने कतर पे हमला किया, और ये भी बताया कि हमने किस बेस पे, किन हथियारों से हमला किया। तो जितने भी हमले अब तक हुए हैं पिछले 5 दिनों में, और वो मुसलसल जारी है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए हैं, वो हमले मुसलसल जारी हैं। इन्होंने बार बार, ईरानी फोर्सेज ने बार बार ये कहा है कि हमने हमले किए हैं, हमने इस तरह से हमले किए हैं, लेकिन किसी भी नॉन मिलिट्री टारगेट पे हमले की कोई खबर इनकी तरफ से नहीं है। जैसे कि आरामको की बात आई, तो कि आरामको कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है, तो इस तरह से किसी भी नॉन मिलिट्री टारगेट पे अटैक नहीं किया है ईरानी फोर्सेज ने। और बार बार यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और दूसरे जो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि हमारी लड़ाई हमारे पड़ोसियों के साथ नहीं है, किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम सिर्फ अमेरिकन बेसेस को टारगेट कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि वो वहां से हमारे खिलाफ हमले की साजिश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनाई गई है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो राडार्स हैं, वो राडार्स की जो ईरान की मिसाइल्स को इजराइल जाने से रोकते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं बेसिस पे है, चाहे वो कतर का हो, बहरैन का हो, दुबई के हो। तो वो राडार्स को खराब करना, उन राडार को नष्ट करना भी ईरान का एक बड़ा मकसद है, ताकि जब ये अपने, अभी तक ईरान का ये कहना है कि हमने अपनी फर्स्ट जनरेशन और दूसरी जनरेशन, पहली और दूसरी नस्ल की मिसाइल का ही इस्तेमाल किया है, अभी तीसरी, चौथी, पांचवी नस्ल की मिसाइल्स का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो बात समझ में आती है इस स्ट्रेटेजी को देखते हुए, वो ये है कि पहले इन बेसिस पे जो बड़े बड़े राडार्स लगे हैं, कि जो अमेरिका और इजराइल को हजारों किलोमीटर तक की एक विजन देते हैं मिसाइल्स को देखने का और फिर उनको रोकने की कोशिश करने का, वो खत्म करने का भी टारगेट है ईरान का, ताकि जब ये अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी नस्ल की बड़ी मिसाइल्स, जिनकी नुकसान बहुत ज्यादा होता है, जिनके विस्फोटक बहुत ज्यादा है, जब उनको इस्तेमाल करें, तो ये एयर बेसेस यहाँ पे जो है दुबई में, कतर में, बहरैन में, ये जो है इनको रोकने के लिए सक्षम ना रह पाए और ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स इनकी इजराइल में जाके गिरे और वहां पे वो अपने कारगर साबित हो सकते। जी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की तस्वीर है, जो आज एम्बेसी पहुंचे, ईरानी एम्बेसी पहुंचे। उन्होंने वहां शोक संवेदना जाहिर की और उसके बाद उन्होंने यहां पर अपना मैसेज, अपना पैगाम लिखा है आयतुल्लाह अली खामनेई के नाम पर। दूसरी तरफ एक खबर ये भी आई है, वहां ईरानी मीडिया में ये खबर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आज हमने बात की है सैयद अब्बास अरागची से, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से, दिस आफ्टरनून। सिर्फ इतनी बात उन्होंने लिखी। ये देखिए, ये ट्वीट है डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट, उसमें हैड टेलीकॉन विद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर
सैयद अब्बास अरागची दिस आफ्टरनून, बस इतने ही। और उनके लिए इन्होंने उनको टैग भी किया है अरागची को। क्या ये खबर है उधर ईरान में? क्योंकि इसके अलावा और कहीं ईरानी मीडिया में मुझे ये खबर दिखाई नहीं दी। लेकिन अब 6वें दिन जाकर हमारे देश के, भारत के विदेश मंत्री की बात होती है वहाँ के विदेश मंत्री से। 6वें दिन जाकर अब एम्बेसी जाते हैं विक्रम मिस्री। इन सब की कोई प्रतिक्रिया है उधर ईरान में? भारत और ईरान के संबंधों पे कोई खटास, कोई असर इतना लेट होने के कारण? और दूसरी बात कि भारत के प्रधानमंत्री का ठीक इससे पहले वहाँ इजराइल जाना, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया? अगर आवामी लेवल पे कहें तो ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि फिलहाल ईरानी जो आवाम है वो खुद अपने मतलब जो शहादत हुई है रहबर मौजम की, उसकी तरफ ज्यादा फोकस है, और वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर ज्यादा फोकस है कि हमें इनसे इंतकाम लेना है। और ये बहुत अच्छा कदम उठा कि जो आज ऑफिशियल तौर से अपना स्टैंड क्लियर किया, हमारे गृह मंत्रालय ने आके बयान दिया है और कंडम किया है रहबर मौजम की शहादत। तो एक अच्छा स्टेप है। उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतर तरीके से, जैसे कि बयान किया जयशंकर साहब का भी ट्वीट आया है, इसी तरीके से उम्मीद ये करते हैं कि जो इंडिया की नेवल एक्सरसाइज में शिरकत करने जो शिप गया था, उस पे जो अटैक हुआ है और उसमें 80 से 85 लोग जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उसके बारे में प्रतिक्रिया जो है वो इंडियन मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसके बारे में भी कोई ना कोई कंडमनेशन जो है आएगा जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब वक्त निकालने के लिए और पूरा वहाँ का सूरत हाल बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को, अपने संगी साथियों को, जितने भी हैं उनको भी सुरक्षित रखेंगे और हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आते हैं, आगे बढ़ते हैं और ज़रा जल्दी बहुत कुछ हम लोग ईरान से सीधे चूंकि सुन रहे थे। अमलेंदु जी अपनी बात आप रख चुके हैं। अब जल्दी से पहले प्रशांत जी आपके पास आता हूं, फिर प्रेम कुमार जी, शकील जी, आप तमाम साथियों के पास आता हूं। प्रशांत जी, बहुत कुछ है इस बीच। ये तस्वीर आप लोग देख ही रहे हैं जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री ने बात कर ली है। लेकिन पहले ट्रंप साहब की तरफ चलना चाहता हूं। 6वें दिन ट्रंप आपको कहां दिखाई देते हैं प्रशांत जी? देखिए, ट्रंप की सबसे बड़ी हार इस युद्ध में यही हुई है कि वो सोच रहे थे कि 24 घंटे या 48 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा और ईरान सरेंडर कर देगा, खासकर आयतुल्लाह खमनेई की हत्या के बाद। ऐसा हुआ नहीं, और ये वॉर, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये वॉर एक लंबे वॉर की तरफ बढ़ रहा है और उसकी आर्थिक कीमत होगी। जैसे मान लीजिए कि हरमोज की संधि को अगर ईरान ने बंद किया है, जिसमें 40% तेल भारत का तेल 40% वहाँ से आता है। आज राहुल गांधी ने भी इस विषय को उठाया है। तो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, और भले ही आप कहते रहे कि आपके पास 45 दिन का इन्वेंट्री है, रिजर्व है, लेकिन अगर एक सप्ताह और हरमोज बंद रहा तो दुनिया में पैनिक बटन दब जाएगा। और यही सबसे बड़ी जो ईरान की जो जीत है वो इसी में है कि तमाम के बातों के बावजूद वो वापस लड़ रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो गए। उनके अंदर सत्ता परिवर्तन का भी सिस्टम चल रहा है और एक नया निज़ाम वहाँ पे आ रहा है। तो जिस तरीके से ट्रंप सोच रहे थे कि इसको वेनेजुएला की तरह हम डील कर लेंगे, वो हुआ नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। अभी तक कांग्रेस का अप्रूवल नहीं है, यानी अमेरिकी संसद का अप्रूवल इस युद्ध को नहीं है। तो युद्ध की कानूनी वैधता भी जो है वो खतरे में है। कानूनी युद्ध नहीं है ये नेतन्याहू का और ट्रंप का अपना युद्ध है, और वहाँ उन्होंने उस आर्मी को अपने झोंका हुआ है जी। नेतन्याहू की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ट्रंप के ऊपर बहुत बंदिशें होंगी, कांग्रेस और सेनेट की भी। तो जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा उनके ऊपर दबाव है, और मुझे लग रहा है कि ट्रंप कोई एग्जिट रूट देख रहे हैं। लगातार उनके बयानों में अगर आप देखिएगा तो अब ट्रंप कोई एग्जिट पॉइंट देख रहे हैं, यानी कोई एक बड़ा हमला कर देंगे और उसके बाद
एक तरफा अपनी जीत की घोषणा कर देंगे और जीत की घोषणा करने के बाद वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यूरोप का कोई भी नेता, कोई भी दुनिया का बड़ा देश नेतन्याहू से बात नहीं कर रहा। कोई दुनिया का बड़ा देश नेतन्याहू के जो एलाइज हैं अरब कंट्रीज, उनसे बात नहीं कर रहा है, सिवाय मोदी जी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बात कर रहे हैं जी। और वो किस दबाव में बात कर रहे हैं, क्या वजह है, हम नहीं जानते, लेकिन वो अभी बात कर रहे मैक्रों हैं। से भी दुनिया बात को- की उन्होंने, अभी से थोड़ी देर पहले इमैनुअल मैक्रों से भी बात की है, और वो भी इसी मसले पे। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या मैक्रो बात कर रहे हैं नेतन्याहू से? क्या मैक्रो अरब के देशों से बात कर रहे हैं? क्या उनको वो कह रहे हैं माय ब्रदर? नहीं कह रहे। तो यूरोप इस वक्त थोड़ा सा केयरफुली है, वो चाह रहा है कि ट्रम्प इसमें फंसे रहे और उनको निजात मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब आज जो है 5 दिन बाद 6वें दिन भारत सरकार के विदेश सचिव जाते हैं और कंडोलेंस मैसेज वहाँ लिखते हैं। आज विदेश मंत्री भी जो है वो ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लंबे खिंचते हुए जो युद्ध है उसका असर अब दिखने लगा है। और हमारे यहाँ भी जो विदेश मंत्रालय है या डिप्लोमेट्स है या ब्यूरोक्रेट है, उनका और प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता कुछ एक जैसा नहीं लग रहा है। ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो अब तक के एक्शंस थे और है भी, जी उससे तो नहीं लगता है कि भारत जो है विदेश सचिव जाके कंडोलेंस मैसेज लिखते हैं। तो कोई रास्ता कहीं अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय चाह रहा है कि दुनिया में वो रेलिवेंट बने रहें। मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस दबाव में कर रहे हैं? कांग्रेस इसके बारे में बार बार कहती रहती है कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनका एक मजबूरी दिखती है, क्योंकि कोई दुनिया का कोई भी देश इस वक्त नेतन्याहू से दूरी बना के चल रहे हैं, इजराइल से दूरी बना के चल रहे हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और अरब वर्ल्ड से भी। ये हमको देखना होगा कि सबसे बड़ी जो हार है इस वक्त ट्रंप की, वो ट्रंप की हार है कि युद्ध लंबा खिंच गया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ट्रंप अगले 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर एक एग्जिट रूट ढूंढेंगे कि कहाँ से एग्जिट हमको मिल सकता है इस युद्ध से बाहर निकलने का। कोई एक हमला करके, एक तरफा जीत की घोषणा करके, और वो बाहर निकल जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक वे आउट ढूंढने की कोशिश है ट्रंप के जरिए, जो आप कह रहे हैं। जरा प्रेम कुमार जी जल्दी से आपके पास, फिर शकील जी इधर हिंदुस्तान में भी और आज बहुत कुछ हुआ है, वो भी आपसे समझेंगे शकील जी। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि ईरान और ईरान के मामले में यहाँ ट्रंप साहब ऐसे बुरी तरह से फंसे हैं कि अब वो वे आउट खोज रहे हैं? अब वो लेकिन इस बीच जो रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है, वो भी चौंकाने वाला बयान तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस पूरे मामले में ईरान को एक ताकत देने वाला बयान जरूर है। क्योंकि अभी तक देखिए सिर्फ और सिर्फ कि ये युद्ध नहीं होने चाहिए, ये जंग नहीं होनी चाहिए, अब रूस का साफ कहना है कि जरूरत पड़ी तो हम इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए कूदेंगे, इसमें सहभागी बनेंगे। तो रूस की तरफ से, और जब रूस की तरफ से यह बयान आ रहा है, तब और कितना ज्यादा यहां पर चिंतित हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रेम कुमार जी। देखिए, जो ये युद्ध है, दरअसल विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये हिंदुस्तान, हिंद महासागर तक आ पहुंचा है, अटलांटिक और गल्फ और सारी चीजें तो हैं ही। अब जो जिस तरह से देख रहा है, युद्ध जितना लंबा खींचेगा, इजराइल और अमेरिका की चिंता उतनी बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो रूस का भी एक रणनीतिक हस्तक्षेप दिख रहा है। एक यूरोप का साथ चूंकि अमेरिका को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में रूस ने एक कदम उठा करके कि हम वो एनर्जी नहीं देंगे इसको यूरोप को
जिसको नहीं लेने के लिए कभी डोनाल्ड ट्रंप बोला करते थे कि रूस से एनर्जी मत लो, लेकिन यूरोपीय यूनियन लिया करता था, पूरा यूरोप लिया करता था। और आज रूस आगे बढ़कर कह रहा है कि जो कोई भी ईरान के खिलाफ में दिखेगा हम उसको एनर्जी नहीं देंगे। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर चूंकि यूरोप में एक आम फीलिंग है कि ये युद्ध गलत है, अमेरिका ने गलत तरीके से युद्ध लड़ा है, तो इस तरह से ये हालात ये है कि मतलब इसमें अमेरिका इस तरीके से दबाव में आ गया है कि इस युद्ध में जो रूस का हस्तक्षेप है, ये दबाव पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल पर आ रहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन या यूरोप का भी साथ हट गया तो क्या होगा। इधर जो तेल का मार्ग है, ईरान ने जो बंद कर रखा है, जी, हॉर्मुज स्ट्रेट का ऑफ मार्ग, हॉर्मुज जलरमणु मध्य, जी प्रेम कुमार जी। जी हॉर्मुज है। वहां क्या है कि आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि 1100 नाविक फंसे हुए हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा का माल फंसा हुआ है। और इस बात की कल्पना शायद रणनीतिक चूक हुई भारत की तरफ से, और शायद इसी की यही वजह है कि आज शोक याद आ गया कि खामनेई जी की मौत पर शोक व्यक्त करना जरूरी है। और इसके अलावा संपर्क भी साधे जा रहे हैं कि ईरान से संपर्क कैसे किया जाए। तो इस तरह से ये भारत की भी तरह से जो स्थिति बन रही है, तो कुल मिला के ये हो क्यों रहा है, ईरान के पक्ष में ये गोलबंदी क्यों दिख रही है। जो गोलबंदी दिखी है इसलिए दिख रही है क्योंकि लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका गलत जगह खड़े हैं, उनका समर्थन कम है, उनका मॉरल कम है। कोई भी युद्ध बगैर मॉरल वैल्यू के जीता नहीं जा सकता। जब मॉरल वैल्यू आपके साथ नहीं है तो आपकी जनता आपके साथ नहीं होती है। यही कारण है कि अमेरिका को अपने देश से समर्थन नहीं मिल रहा है, सहयोगी देश से समर्थन नहीं मिल रहा है। किन से समर्थन मिल रहा है? जो लोग अपने अपने इलाकों में कुख्यात हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तरह तरह से, उन्हीं लोगों का समर्थन मिला है। तो इस तरह से ये युद्ध जो है, चूंकि इजराइल और अमेरिका को असत्य और गलत की ओर लोग देख रहे हैं, और हम हिंदुस्तान के लोग तो इस बात में विश्वास करते हैं कि जहां सत्य होता है जीत वहीं होती है, जहां असत्य होता है वहां हार होती ही है। तो जहां चूंकि असत्य वहां है तो ताकत होने के बावजूद ताकत से वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। और हम बार बार कहते हैं आरएसएस की भारत में जो समझ है, बीजेपी की जो समझ है, वो है कि ताकत जिसके पास होता है उसके साथ नरमी से मिल के रहना चाहिए। और बहुत लोग तर्क देते हैं कि अमेरिका के साथ मिल के रहेंगे तो हम भारतीयों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। अरे तब तो ऐसा होता तो हर समय एविल जो फोर्सेस हैं उसी के साथ लोग मिल के रहते, फिर लड़ाई क्या होती है और सत्य की लड़ाई क्या होती है। तो ये बात साफ साफ दिखने लगी है। ईरान युद्ध को उस स्तर पर ले जा रहा है जहां पर कि अमेरिका के लिए लड़ना मुश्किल होगा। ईरान में आयुध का प्रोडक्शन जो है, बम का, मिसाइल का प्रोडक्शन जो है, उसकी क्षमता काफी है, और इस मुकाबले इजराइल या अमेरिका की नहीं है। वो खरीद सकते हैं लेकिन तुरंत में बना नहीं सकते हैं इजराइल के मुकाबले। तो वो भी उनको चिंता है, इंटरसेप्टर वगैरह बनाते हैं लेकिन संख्या उनकी कम है। और जितने भी बेस हैं अमेरिका के जो ईरान को परेशान कर सकते थे, उसको ईरान ने सफलतापूर्वक नष्ट किया है। इससे बेचैनी है, और ईरान को भी जाहिर है युद्ध है तो ईरान को भी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन ईरान इतना नुकसान देगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यही मेन है। दो खबर यहाँ पर, दो इंपॉर्टेंट खबर। एक तो ये कि जैसे जैसे ये जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुआ, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री वहाँ के ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हैं, इधर विदेश फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो यहाँ ईरानी एम्बेसी जाते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, डायरी पे लिखते हैं, ये शोक संदेश लिखते हैं, ये लिख के आते हैं। इसी बीच कल जब ये घटना घटी हिंद महासागर में, उसके बाद यहां आईएनएस तरंगिनी भेजा जाता है। हिंदुस्तान वहां खोजबीन जांच के लिए श्रीलंकाई सेना के साथ ईरान
के जिस विमान को, युद्धपोत को टॉर्पीडो किया गया था, अमेरिका ने किया था, जिसकी जिम्मेदारी भी अमेरिका ने कल ले ली, उसके लिए उसमें सहायता के लिए वो यहां से गया है। मतलब अब यहां से भारत एक्टिव नजर आ रहा है ईरान के हिसाब से देखा जाए तो। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। और इन सब के बीच एक देखिए एक और महत्वपूर्ण सूचना यहां हिंदुस्तान से आ रही है। गवर्नर, जी हां, यहां चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ी खबर इधर हिंदुस्तान से आ रही है। और वहां के गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा भेज दिया है। उसके साथ साथ एक खबर यह भी है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। यह खबर भी आ रही है। इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है, यह खबर भी आ सकती है। सीबी आनंद बोस जो गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उनके बाद फिर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कविंदर गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों ने इस्तीफा क्यों दिया है यह देखा जाएगा, यह आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा। लेकिन और क्या ये नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा भर दिया इसलिए या कुछ और है? हालांकि इससे नीतीश कुमार और इस मामले से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से तभी दूंगा जब उन्हें इधर केंद्र में कोई मंत्री का पद मिलेगा और उधर उनके बेटे को कम से कम कुछ नहीं तो डिप्टी सीएम का पद तो मिलना ही चाहिए। तो बिहार में भी बहुत कुछ चल रहा है। बिहार की सियासत में बहुत उलट पुलट, उथल पुथल, और इन सब के बीच क्योंकि नीतीश बाबू को क्या महाराष्ट्र की तरह निपटा दिया गया है जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को निपटाया गया, और या यहां पर खेला अभी बाकी है बिहार में, उस पर चर्चा हम इत्मीनान से करेंगे। लेकिन उन सब के बीच भारत के साथ जो रिलेशन ईरान के रहे हैं, अब समझ में आ रहा है भारत को कि बहुत कितना घाटा हो गया है। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं। ये गवर्नर के दो एक गवर्नर वहां के पश्चिम बंगाल के और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के, इन दोनों के इस्तीफे की बात हमने बता दी। लेकिन इन सब के बीच जो खबर ईरान से आ रही है उसमें भी देखिए एक नहीं 5 देश, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, फिर साइप्रस, अजरबैजान, ओमान, ये 5 ऐसे देश हैं और 5 मुस्लिम देश हैं। 5 मुस्लिम देशों पर अटैक होता है ड्रोन से या मिसाइलों से, वहां अमेरिकी बेस पे या कहीं और जगह पे, और कहा जाता है कि ईरान करता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने किया ही नहीं। और अब ये देश भी कह रहे हैं कि हमने, अजरबैजान अभी इसकी पुष्टि अजरबैजान ने नहीं की है, लेकिन बाकी देशों ने कर दी है इसकी पुष्टि कि यहां से ईरान से ये नहीं है। और साइप्रस पे तो साफ साफ ब्रिटिश जो एयरबेस है, जो उनका बेस है ब्रिटेन का, वहां पे, और ब्रिटिश सरकार कह रही है कि ईरान का नहीं है। तो ये आखिर चल क्या रहा है शकील जी? ये क्या यहां पर युद्ध में सब कुछ जायज है टाइप से, यहां डोनाल्ड ट्रंप जो व्यूह रचना रचे होंगे उसमें खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या शकील जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम पहले शुरू इससे करेंगे कि जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आफ्टरनून में मैंने बात की। क्यों की आफ्टरनून में? क्योंकि बिफोर नून राहुल गांधी ने एक मजबूत बयान दिया था और जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं। जी, ठीक नून में, ठीक दोपहर में। और उस बयान के बाद भारत सरकार पर जो दबाव पड़ा है, प्रधानमंत्री पे जो दबाव पड़ा है, तो विदेश मंत्री को ईरान के विदेश मंत्री से बात करना पड़ी और हमारे विदेश सचिव को ईरानी दूतावास जाके शोक पुस्तिका में अपनी सरकार की तरफ से, देश की तरफ से शोक लिखना पड़ा। आज राहुल गांधी ने कहा क्या है? नेता प्रतिपक्ष ने, प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, मौन है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं है। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे वो समझ लें कि नेता प्रतिपक्ष के कहने से क्या फर्क पड़ता है। आज 12:00 पे राहुल ने अपना बयान दिया और उसके कुछ ही देर बाद हमारे विदेश मंत्री को ईरान के विदेश मंत्री से बात करना पड़ी। 6 दिन बाद, 6 दिन से बात नहीं करी थी उन्होंने, लेकिन अब बात करना पड़ी। हमारे विदेश सचिव को पहुंचाया गया
वैसे जाना तो विदेश मंत्री को खुद चाहिए था, लेकिन विदेश सचिव को पहुंचाया गया शोक पुस्तिका पे अपना शोक संदेश लिखने के लिए। देखिए राजीव जी, ये जो हो रहा है सब कुछ, इसमें अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुप रह जाते या नहीं बोलते तो ये बात बड़ी साफ है, लोगों को समझना चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होता। आज राहुल ने हर बात कही, उन्होंने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत को डुबाने की बात कही, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो युद्ध है हमारे पड़ोस तक आ गया है। और राहुल ने जो सबसे खास बात कही वो ये कही कि भारत जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री, भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री है, जबकि इस वक्त हमें जरूरत है एक मजबूत प्रधानमंत्री की। तो राहुल का इतना कहना क्या असर करता है, ये आज भारत के लोग तो पहले भी देख चुके थे कि जो राहुल कहते हैं वही ये सरकार करती है, मगर आज दुनिया ने भी देख लिया। उनके स्पष्ट शब्द थे कि भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री जो समझौतावादी है, कंप्रोमाइज्ड है और जिसने हमारी स्वायत्तता को भारत की त्याग दिया है जी। उन्होंने तेल का भी जिक्र किया कि तेल का हाल क्या है और किस तरह से हमारे सामने समस्या पैदा होने वाली है एलपीजी की, एलएनजी की, वो सारी बातें भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, भारत में स्थिर नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व का अभाव। तो उसके बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल के बयान के बाद, और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी को क्रिमिनल साइलेंस कहा, आपराधिक चुप्पी है ये, और कहा कि ये युद्ध इल्लीगल युद्ध है। इस युद्ध को अमेरिका के कांग्रेस की तरफ से भी स्वीकृति नहीं मिली है। और इस युद्ध में अगर भारत ने अपना जो उसका पुरानी विदेश नीति है उस तरह से एक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया तो भारत को लोग जो है कमजोर देश के रूप में देखेंगे। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। और इस बीच जो आपने बताया, तो अमेरिका और इजराइल कुछ भी कर सकते हैं। कौन किस देश पे हमले कर रहा है, किसके ड्रोन कहां जा रहे हैं, किस पे कौन इल्जाम लगा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है, भारत के लिए जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि भारत को एक रोल निभाना चाहिए था। उस रोल को निभाने में भारत पूरी तरह असफल साबित हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस आवाज को उठाया, उन्होंने भारत की तरफ से कहा, और उसका असर यह हुआ कि अब